नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज कक्षा 12वीं के इतिहास का पेपर था। आज आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के इतिहास पेपर 2025 को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं, क्योंकि पेपर अच्छा आया था। फिर भी अगर किसी प्रकार के कुछ विद्यार्थियों को डाउट है तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से खंड जो अ है, सेक्शन जो ए है। देखते हैं सबसे पहला आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो इसका आंसर है आपका मैगस्थनीज। दूसरा प्रश्न है, पियदसी व देवानपिय किस शासक की उपाधियां है? इसका आंसर है अशोक। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुंगथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1919। चौथा क्वेश्चन है, 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है बीबी लाल। क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका केवल एक ही आंसर है और वो है आपका अ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बाकी सारे गलत हैं। छठा है क्वेश्चन संख्या से देखिए, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये आपके भोपाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आठवां क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो इसका आंसर है 12। स आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। ब आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। 10वां प्रश्न देखिए, लॉर्ड्स महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो ये आपके विजयनगर में है। अ आंसर है। 11वां देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका आंसर है तुलु वंश। 12वां देखिए, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किस में है? तो आइन के जो 5 भाग है उसमें जो सिपह आबादी वाला भाग है, इसके अंदर सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण दिया गया है। 13वां देखिए, अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो? ऐसी जमीन को बंजर कहते हैं। द भाग, इसका राइट आंसर है द। अगला देखिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? इसका आंसर है ब 1813। 15वां प्रश्न है, 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है अ, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 16वां, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। द आंसर है। 12वां देखिए, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के.एम. मुंशी किस राज्य के थे? इसका आंसर है स, गुजरात। 13वां देखिए, महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो इसका आंसर है द, B.R. अम्बेडकर। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, मगध के विकास के साथ साथ रिक्त स्थान के अंदर है आपके मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। दूसरे का है, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। चांडाल है, चांडाल। तीसरा देखिए,
अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ, मतलब कब हुआ है? तो इसका आंसर है 973 ईस्वी, 973 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो इसका आंसर है विजयनगर। पांचवां देखिए, मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर उगाई जाती थी, क्या है? कपास, कपास उगाई जाती थी। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा जो रिक्त स्थान है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किसने किया था? तो इसका आंसर है फ्रांसिस बुकानन, फ्रांसिस बुकानन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है हरियाणा। वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, वो थे सम्राट अशोक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर है इतिहास, इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। चौथा है, आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? देखिए, इसका फैलने का जो कारण है वो है बौद्ध धर्म के अंदर महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, आपस में समानता थी। आपसी समानता के कारण और इनके साथ साथ में शिष्यों के द्वारा अधिक से अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण यह आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैला था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, फ्रांसिस प्रसिद्ध यात्री जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर किस देश के निवासी थे? इसका आंसर है फ्रांस। छठा है, सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति परंपरा एक भक्ति परंपरा का ही हिस्सा है जिसके अंदर किसी भी ईश्वर की एक आकार के रूप में, एक साकार, एक निश्चित साकार या आकार के रूप में उसकी उपासना की जाती है, जिसको अपने एक मूर्ति भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1565। अगला है, खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, खुद कास्ट उसे कहते हैं जो अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं? खुद कास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ये सबसे पहले बंगाल में शुरू की गई थी। इसके तहत राजस्व की जो राशि है वो निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, आपने लिखा भी होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह किया था, एक प्रकार से विरोध किया था, और वहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी वहाँ लोकप्रिय हुए और उसके बाद में महात्मा गांधी भारत में भी इसी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए कई आंदोलनों को संचालित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। प्रांतीय चुनाव में जो सदस्य चुने गए थे उसमें जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उनके प्रतिनिधियों में से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था। तो कुल मिला के ये 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। अब देखिए, खंड ब को देखते हैं, सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो आपके चौथा क्वेश्चन है उसको देखिए। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि
सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुओं का, नहरों का और जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली कोई दो महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कीजिए। वैसे तो कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दो घटनाएं पूछी हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। एक 16 महाजनपदों का उदय और दूसरा बौद्ध व जैन धर्म का उदय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, गोत्र जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित एक प्रणाली है। इसमें प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने दिल्ली की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? प्यारे विद्यार्थियों, इब्न बतूता ने दिल्ली को सबसे बड़ा, सबसे भव्य शहर बताया है। दूसरा, यहाँ जनसंख्या भी अधिक थी। फिर ये बताता है यहाँ बहुत बड़ा बाजार भी है और इस बाजार के अंदर, दिल्ली के अंदर मस्जिदें वगैरह भी थी। तो इस प्रकार से आप इसका उल्लेख कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, कव्वाली जो है ये सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो अल्लाह को, पैगंबर को और सूफी संतों के प्रति जो प्रेम होता है उनके गुणगान करती है। उनको प्रसन्न करने के लिए जो सूफी संत है वो लोग कव्वाली वगैरह गाते हैं। अगला प्रश्न है, महानवमी डिब्बा से जुड़े कोई दो अनुष्ठान लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, महानवमी डिब्बा जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। महानवमी के दिन, वैसे ये 9वां दिन होता है जो सबसे महान दिन होता है। इस दिन दुर्गा की पूजा होती है। सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस दिन राजा और राजा के अधीनस्थ जो भी लोग थे वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 10। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, किसान और दस्तकारों के बीच में फर्क करना इसलिए मुश्किल होता था क्योंकि सीजन के समय में, मौसम के समय में किसान लोग खेती करते थे और जैसे ही खेती का काम पूरा होता था तो बहुत सारे किसान ऐसे थे जो खेती के साथ साथ में दस्तकारी का काम भी करते थे। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, कोई बुनकर का काम है, या जो भी छोटे छोटे काम थे वो दोनों काम करते। तो फर्क इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि किसान खेती का भी काम करता था और दस्तकारी का भी काम करता था, इसलिए इन दोनों के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल कार्य होता था। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 में जोतदार व रैयत में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो जोतदार कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, जोतदार बड़े जमींदार होते थे। ये किसानों से लगान वसूल करते थे और जो रैयत हैं ये छोटे किसान होते थे जो जोतदारों को लगान देते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा? प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैसे तो कई प्रकार की नीतियों का पालन किया था। इसके तहत इन्होंने एक ऐसी नीति का पालन किया था जिसमें उन्होंने गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को अपना दत्तक पुत्र जो है दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो जब ब्रिटिश सरकार ने रानी के दत्तक पुत्र का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? बगावत करनी शुरू कर दी थी। अगला देखिए। अगला प्रश्न है 13वां। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि जैसे ही कैबिनेट मिशन असफल हो जाता है उसके बाद इनको ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कर दिया और इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले कलकत्ता से होती है।
अब देखिए खंड स देखते हैं, सेक्शन जो सी है, इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैं बता देता हूँ, जो मुख्य बिंदु है वो बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन संख्या 14 देते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमयी लिपि थी। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर लिपि को देखते हैं तो इस लिपि में सबसे अधिक जो चिन्ह थे उनकी संख्या, जो हमें लेख मिला उसमें सबसे अधिक चिन्हों की संख्या 26 थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह लिपि आज तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है, इसलिए इसको एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। इसके अथवा में प्रश्न आया था, आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, उस उत्खनन के दौरान यहाँ से जो शहरों का जो एक ढांचा मिला है, शहरों को बनाने से पूर्व की जो एक रणनीति मिली है, उसकी जो एक योजना मिली है, इस योजना को देखकर, जैसे कि शहरों के किनारे किनारे आप देखोगे तो घरों के किनारे किनारे नालियाँ थी, और नाला जो है वो मुख्य नाले से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ में सड़कें भी व्यवस्थित है। सड़कें और नाले जो है वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जाल से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो विश्व में ये सबसे अनूठी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सारी विशेषताओं में जो शहरी वाला भाग है, ये जो इसकी बनावट है, ये सिंधुघाट सभ्यता के हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण बनावट थी। अगला प्रश्न जो है वो है सूफी मत के विकास की विवेचना। ये वर्णनात्मक है, इसको अपन फिर कभी देखेंगे। इसके अलावा है प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विवेचना की, तो भक्ति परंपरा किस प्रकार से शुरुआत हुई, इसकी भी थोड़ी सी, ये भी वर्णनात्मक है। जो 16वां प्रश्न है, देखिए 1857 के आंदोलन के संदर्भ में अवध में विद्रोह पर टिप्पणी लिखी। तो अवध में किस प्रकार से, क्योंकि अवध एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए अवध को केंद्र मानकर ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि अवध के ऊपर किस प्रकार से आधिपत्य स्थापित किया जाए, क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर अवध को एक बड़ा बाजार के रूप में देखा जा रहा था और यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए अवध के ऊपर उन्होंने जैसे ही आधिपत्य करने की कोशिश की, इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, इसको अपने अधीन में करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि यहाँ के जो नवाब थे, उस नवाब को भी जब गद्दी से हटा दिया गया, तब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो सबसे अधिक बंगाल के अंदर जो सैनिक शक्ति थी वो भी अवध की ही थी, तो इन सब ने क्या कर दिया, यहाँ विरोध कर दिया था। इसको और देखिए आगे चित्रों के माध्यम से जानकारी, ये बोर्ड ने एक बार पहले भी पूछा था, इसमें कई प्रकार के चित्र दिए गए, आपकी किताब के अंदर आप देख सकते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है कि भारत में संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु कौन सी सूचियाँ बनाई गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3 सूचियाँ बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसके तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार की बहस हुई थी। भाषा को लेकर यहाँ सबसे ज़्यादा बहस हुई थी। इसमें अगर देखा है तो अपन महात्मा गांधी को देखते हैं तो उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जोर दिया था, और अगर अपन धुलेकर को देखते हैं तो उन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया था, और जब किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं निकला तब संविधान सभा ने एक भाषा समिति का सुझाव दिया और भाषा समिति का गठन किया गया, और उसने बोला कि कुछ सालों के लिए, जैसे कि 15 साल के लिए उन्होंने बोला था कि अंग्रेजी में कार्य किया जाए, और इसके बाद में इसके शासन स्थानीय जो भी अलग अलग राज्यों की भाषा है उनमें भी उनको काम करने का अधिकार दिया जाए, और उसके बाद में देवनागरी में लिखी गई जो लिपि में लिखी गई जो भाषा अपनी जो हिंदी है, इसको एक बार तो हम राजकीय भाषा का दर्जा देते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे। तो इस प्रकार से एक समस्या का समाधान किया गया था। अब अपन द सेक्शन को देखते हैं। द खंड जो है, इसके अंदर जो सबसे पहला प्रश्न आया है कि नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था, कथन की विवेचना की। ये थोड़ा सा विद्यार्थियों प्रश्न को घुमाया है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत क्यों की थी। तो नमक यात्रा इसलिए की थी क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो भारत में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सारे
लोगों के लिए अपरिहार्य चीज़ है। इसलिए इसके ऊपर केवल ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार ना होकर भारतीय लोगों को कम से कम घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार देना चाहिए। इस बात को लेकर महात्मा गांधी ने बड़ी कुशलता के साथ में इसको एक मुद्दा बनाया और अंग्रेज़ों के एकाधिकार के खिलाफ, आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को नमक की यात्रा शुरू की जाती है, नमक यात्रा शुरू करती है और वहीं से फिर वो जिसको अपन दांडी यात्रा भी कहते हैं। और इसके अथवा में दांडी सत्याग्रह से जो रोलर सत्याग्रह है इसको दिया गया है। इसने भी महात्मा गांधी को एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा था, क्योंकि इसमें भी महात्मा गांधी को सफलता मिली थी। तो ये 1919 के अंदर हुआ था। इसका भी विस्तार आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से वर्णनात्मक प्रश्न है। इसको आगे देखिए, जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं, ये और स्तूपों की खोज, ये थोड़ा सा वर्णनात्मक है। इसका आप किताब में देख सकते हैं। अगर किसी आंसर नहीं मिलता तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र भी बहुत शानदार आया था। सूरत गुजरात का भाग है, विजयनगर हमने देख लिया है, कर्नाटक का भाग है, कलकत्ता भी आपने देखा है, पश्चिम बंगाल का भाग है, इंद्रप्रस्थ जहाँ दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। और इसके साथ साथ में आपने कौशल को देखा है। कौशल जो अपने 16 महाजनपद है उनमें से आया है, ये यूपी का भाग है। इसके अगर अथवा में देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपने बनारस को देखा, बनारस यूपी का भाग है। आपने पटना को देखा, पटना बिहार का भाग है। औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र का भाग है। दिल्ली सेम जगह है। और इसके साथ साथ जो धोलावीरा है ये गुजरात का भाग है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट था तो आपने उसको भी क्लियर कर दिया होगा। इसी के साथ में मैं आज यहीं इसको विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।